चलिए बात करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना था, क्या पढ़ना था? चार्ज पढ़ना था। अब चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाना या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाना क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? इसकी डेफिनेशन हो जाती है एक्सेस, अतिरिक्त हो जाना, ज्यादा हो जाए मतलब, एंड नहीं यूज करना चाहिए, बेटर होगा और यूज करें, क्योंकि एक टाइम में एक ही चीज होगी, एक्सेस और डेफिशिएंसी। ठीक है, एक टाइम में एक ही चीज होगी, या तो एक्सेस में होंगे या डेफिशिएंसी में, तो हम लोग और यूज करेंगे। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाए किसी मटेरियल में, तो वो मटेरियल क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ था कि ये कोई मान लीजिए टुकड़ा है जिसमें मान लीजिए 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करें? अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहीं से इसमें बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? अब 8 हो गए। तो डोमिनेंस किसकी हो गई? कौन से ज्यादा हो गए? हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो गए। नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। और इनिशियली पहले कितने थे? 6 थे ना। और अगर हम इसमें से क्या करें? हम बढ़ाएं ना, हम इंक्रीज ना करें, हम कम कर दें इलेक्ट्रॉन्स को, और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, तो कितने बचे हमारे पास? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि कोई भी मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो कैसे होगा? वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा करके या इलेक्ट्रॉन्स को कम करके, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से होगा। तो इसलिए इसकी हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि चार्जेस कितने तरीके के होते हैं। चार्जेस हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, ये पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलेंगे। चार्जेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। चार्जेस कितने होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, प्लस और नेगेटिव। माइनस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है? माइनस चार्ज की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम। इसकी यूनिट है कुलाम, जिसको हम क्या करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। जैसे बाकी चीजें होती है ना कि केजी में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, लेंथ को मीटर में, वैसे ही चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट है जिसको हम कहते हैं कुलाम, और इसको हम क्या करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब मैंने मान लीजिए कि इस जगह पर ये कोई टुकड़ा है किसी मटेरियल का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक हमने वही पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तब ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ना। अब नेगेटिव चार्ज का हमको मैग्नीट्यूड पता है कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम। इसका नेचर कैसा होगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लगा लेते हैं। अब इस जगह को अगर न्यूट्रल बनाना है तो प्लस का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना ही तो होगा। प्लस का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। लेकिन बस खाली क्या चीज चेंज हो जाएगी? नेचर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर ये ओवरऑल कैसा होगा टुकड़ा? ये ओवरऑल टुकड़ा न्यूट्रल बनेगा। तो यही मैं यहां बताना चाह रहा था आपको कि यहां पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं चार्जेस की 2 प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी। वैसे 3 होती हैं, एडिटिविटी भी होती है, लेकिन आपको केवल 2 पढ़नी है, तो 2 प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। राइट, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तो भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, बहुत पहले से आप ये बात जानते हैं। एक प्रॉपर्टी नई जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? वो हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखे तो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने ज्यादातर चीजें पढ़ी इसलिए मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं। छोटा सा वीडियो है ताकि सारा आपका कवर हो जाए जल्दी से, एक रिवीजन आपको मिल जाए। Q इक्वल्स टू कितना होता है? प्लस माइनस एनी। अब ये कैसा सिस्टम है? ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता होगा, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है, और उसमें मान लीजिए 3 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस
पूरे मटेरियल का या उस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करके, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम उसको निकाल सकते हैं। यही काम यहाँ पे किया गया कि E क्या है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी थी, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ठीक। और ये n क्या होता है, n आपके नंबर ऑफ चार्जेस है। नंबर ऑफ चार्जेस कितने भी हो सकते हैं ना, ये वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और 0 से लेकर के कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं 0 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब ये नंबर्स हैं क्या, ये जो नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे जो नंबर्स दिए 1 2 3 4, ये है क्या, ये बेसिकली अगर सही देखा जाए तो ये सब क्या है, ये सारे इंटीजर है ना, ये सारे क्या है, ये सारे इंटीजर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि टोटल चार्ज होगा, ये क्या है, क्यों, क्यों हमने अभी क्या बताया, टोटल चार्ज होता है सिस्टम का। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन क्या हो गया, टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का क्या होता है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्यों कह रहे हैं, देखो जैसे आप 2x लिखते हो तो 2x का मतलब आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो वो किसकी मल्टीपल है, 2 की मल्टीपल है। सिमिलरली अगर 3x रखते हैं तो कुछ भी चीज रखेंगे तो किसकी मल्टीपल है, 3 की मल्टीपल है। इसी तरीके से E के आगे हमने क्या रखा है, n रखा है, और n क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर से वर्ड निकल के आया आपका इंटीग्रल। ठीक है, और क्योंकि मल्टीपल बन जाता है तो इसको हम बोल देते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां से आपको डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा उसको टेक्निकली लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं, आई नो दैट कि आप जानते हैं, लेकिन लेमैन में ना लिख के उसे थोड़ा टेक्निकल टर्म इंक्लूड करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये थी स्टोरी चार्ज के बारे में। ठीक है, जहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला अभी क्या है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। इसके आगे थोड़ा सा अगर आगे चले हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है आपका, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको कराया भी था, लेकिन एक बार फिर से जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। इजी है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई गेस कई लोग इसको जो है हाँ बिल्कुल सही, कई लोग कमेंट में बता भी रहे हैं कि बिल्कुल सही है। तो कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, हमें एक कूलम का निकालना है। एक कूलम में हमें क्या निकालना है, एक कूलम में हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि n निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू कितना होता है, NE, राइट। चार्ज कितना है, 1 कूलम है, n हमको कैलकुलेट करना है, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये अगर इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा, इक्वल्स टू n हो जाएगा, राइट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये n आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n विल बी इक्वल टू, ये आपका हो गया 1/1.6 इंटू ये 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 19 बन गया, इसमें से एक इधर रख दीजिए 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18, और यहां से अगर डेसिमल हटा दे तो ये 0 और बढ़ गया, इट इज 100/16 इंटू 10 टू द पावर 11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर विल कम आउट टू बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, एक कूलम चार्ज में, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट इट। ये कई बार हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए या न्यूमेरिकल में कहीं यूजफुल हो, इसलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको पता है, कंडक्टर वो मटेरियल जो कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स वो जो कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे रहा है अगर कोई मटेरियल इजिली बिना किसी रुकावट के, तो वो हमारा कंडक्टर कहलाता है। एंड मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं, वुड है। अब यहां से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल चैप्टर की मैं समरी लेकर के चल रहा हूं तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। ठीक है, हमें दो टर्म यहाँ पे पढ़ने, एक है करंट और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक है करंट और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इसमें हम पहले पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैं बीच में लाइन बना देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए दो तरीके हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक पॉइंट है, इसका मैंने नाम रख दिया A पॉइंट। ठीक है, अब मेरे पास एक चार्ज है,
ठीक, कितना चार्ज है, 1 कूलाम का चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज हम लोग बोलते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए इन्फिनिटी से मैं 1 यूनिट मतलब कितना, 1 कूलाम का चार्ज लेकर के यहां से लेकर के आता हूं और इसे ए पॉइंट पे रख देता हूं। तो मुझे अगर एक मार्कर को भी, अगर ये मार्कर मान लीजिए इस पोजीशन पे यहां से यहां भी लाना है, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। यहां भी मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 कूलाम के चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कर रहा हूं। इस चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे लाके रखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड न स्पेसिफाई करूं, इसे मैं क्यू कर दूं, तो क्यू चार्ज को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, यूनिट चार्ज कह लीजिए, अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली हमारा V जो होता है दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन Q। ये हमारा एक फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला नंबर 2, V इक्वल टू W अपॉन Q। अब इन्फिनिटी तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने फिर से अगेन वही हमारे पास सेम A पॉइंट है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, अब क्या हमने अपनी रेंज में, एक कन्फाइंड रेंज में हमने बात की, और हमने अपनी रेंज में एक पॉइंट था हमारे B, हम यहां से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं। अब की बार हम B से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, कहां पर, A पर। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर पास भी मूव कराना है थोड़ा वर्क डन तो करना पड़ेगा। तो यहां भी हमने क्या किया, वर्क डन किया। लेकिन अब वर्क डन कैसे हुआ है, अब वर्क डन ऐसा हुआ है कि 2 कन्फाइंड पॉइंट के बीच में हुआ है। कन्फाइंड पॉइंट मतलब जो हमें पता है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों हमारी रेंज में है, तो जब यहाँ पे B पे ये चार्ज रखा होगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बन रहा होगा VB। जैसे यहाँ पर था तो V इंफिनिटी था, यहाँ पे VA था, वही ये आपका VA जो है V बन जाता है, ये VB है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे VA होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के बीच का अगर हम बात करें, इनके बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो वो हम निकालते हैं VB माइनस VA या VA माइनस VB से, डिपेंडिंग अपॉन कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन सा है। ठीक है, कौन सा हायर पोटेंशियल पे, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे। तो यहाँ से V आपका कितना हो जाता है, VAB, जिसको हम लिखते क्या है, जिसको हम लिखते हैं VA माइनस VB। इसका भी फॉर्मूला वही है, W अपॉन Q ही रहता है, क्योंकि है क्या, अल्टीमेटली है तो पोटेंशियली ना, इसलिए इसका भी फॉर्मूला W बाई Q रहता है। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के वोल्टेज का डिफरेंस किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी आप यही लिखेंगे, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम, अब की बार लेकिन इंफिनिटी नहीं रहेगा, अब की बार क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को जनरल लैंग्वेज में हम जब बात करते हैं तो इसी को हम कहने लगते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, जल्दी से करंट समझ लेते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट की डेफिनेशन है आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने ये बात आपको बताई थी जब मैंने लेक्चर लिया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि रेट जो होता है, जब भी रेट वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम टाइम रखेंगे, और ग्रेडियंट जब आता है तो हम डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे रेट वर्ड है तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, डिनोमिनेटर में टाइम आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो y इक्वल्स टू कितना होता है, Q बाई टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक है करंट और एक हमने अभी पढ़ी वोल्टेज। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको इसमें जो है इन दोनों की यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना तो कम से कम आपको पता हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो किसी भी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसी भी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो कि उस वायर से फ्लो कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये वायर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वायर में ये A एंड है, ये B एंड है, इनके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो यहां पर मान लीजिए V वोल्टेज है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेट्स से इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। तो
कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वलिटी आती है, साथ में कांस्टेंट आता है, तो ये हो जाता है V इक्वल्स टू आर आई, वेयर V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस, जो कि इंग्लिश के वर्ड रेजिस्ट से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अपोज करना। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये क्या करता है, इट opposes the flow of charge, it opposes flow of charge, ये चार्ज को यानी ये करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जरूरी भी है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्या कर रहा है, अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, आर की जो यूनिट है आपकी, दैट इज नोन एज ओम, क्योंकि ओम्स का लॉ है तो उन्हीं के नाम पे रखी गई। इसकी यूनिट है ओम, जिसका सिंबल होता है ओमेगा, ठीक है, ये होता है ओमेगा। नाउ सी दिस इज योर रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर, इसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे अगर गौर से देखें तो V वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट क्या होगी, सबकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट याद रखिएगा। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और इसी में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लेते हैं उसका नाम होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। और एम्पियर को यूज करने के लिए यानी करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं एमीटर। सर्किट में कभी भी जब हम सर्किट में इसको अरेंज करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में। यह भी आपको पता चलेगा, वैसे आप पढ़ चुके हैं, ये लाइट कलर है, नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम हमेशा कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल में। और यहां पे एमीटर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में, ठीक है। एमीटर को हमेशा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ये आपका क्या है, यूनिट्स हैं और डिवाइसेस से करस्पॉन्डिंगली जो कि मेजरमेंट के काम आते हैं, ठीक। ये याद रखना आपको कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होगा, एमीटर हमेशा सीरीज में होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ओम्स लॉ की सर्किट अरेंजमेंट के लिए क्या करें, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होता है, सबसे पहले एक बैटरी लगानी होगी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस देते हैं जिसको हम कहते हैं रियोस्टैट। क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं रियोस्टैट। उसके बाद बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ क्या करते हैं, की कनेक्ट करते हैं। तो की को हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। की को हमने यहां कनेक्ट कर दिया, अभी की ओपन है, इसको हम मार्क कर देते हैं के। ये बैटरी वोल्टेज V प्रोवाइड करेगी और ये रियोस्टैट है तो इसको हम मार्क कर देते हैं RH, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हम यहां से लेकर के गए और अब हमें क्या करना होगा, हमें करंट मेजर करना है, क्योंकि V और I का रिलेशन होता है। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर लगा देंगे, ठीक है। किसके साथ, एक रेजिस्टेंस होगा, V इक्वल्स टू IR था ना रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया और ये हमने ये पूरा सर्किट क्लोज कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस जो लगा है इसकी मेजरमेंट कितनी है, इसकी मतलब मैग्नीट्यूड कितना R है, यहां से करंट आपका फ्लो कर रहा है लेट्स से I, तो करंट के साथ ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ आपका एमीटर क्या वो सीरीज में लगा है। अभी मैंने बताया था एमीटर सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, वोल्ट मीटर आपका लगेगा पैरेलल में, किसके, इसी रेजिस्टेंस के। तो ये हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। ये आपका हो गया सर्किट जो कि यूज होता है किसके लिए, जो कि यूज होता है ओम्स लॉ के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक। और यहां पर भी एमीटर में भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी टर्मिनल्स भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, नेगेटिव मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव होगा देन ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से कर लीजिएगा और ये हमें इस तरीके से करते, अब सही है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट अरेंजमेंट है ओम्स लॉ का। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बनाने के लिए, तो आपको आना चाहिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, 3 डिवाइसेस के बारे में केवल आपसे पूछा जाएगा पूरे बोर्ड भर में, 3। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से, 2 बताया मैंने आपको, एक बताया मैंने आपको वोल्ट मीटर, एक बताया मैंने आपको एमीटर, और एक आपको मैंने बताया नहीं बताया है, मैं अब बता दे रहा हूं, एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एक होता है गैल्वेनोमीटर। देखिए वोल्ट मीटर का काम क्या है, नाम बता रहा है, वोल्ट क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। वोल्टेज मेजर करेगा, हम लोग कहते हैं ना 220 वोल्ट, तो वोल्ट को मेजर करने के लिए मीटर, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मीटर लेते हैं ना, वैसे ही वोल्ट को मेजर करने के लिए मीटर, वोल्ट मीटर। करंट की यूनिट एम्पियर होती तो वहीं से एम और मीटर, तो ये क्या मेजर करेगा, ये हमारा करंट को मेजर करेगा, ठीक है।
और गैल्वेनोमीटर काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर काम केवल इतना होता है कि ये बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना ये नहीं बताएगा, केवल ये बताएगा कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इट ओनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, किसी भी सर्किट में उसकी प्रेजेंस को मेजर करने के लिए बस खाली यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 डिवाइसेस के बारे में हमको पढ़ना था इसमें, और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ के बारे में, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं बहुत कम समय में। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, देखिए ध्यान से, इसको हमने वीआई कर्व कहते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, वीआई कर्व। वीआई कर्व का मतलब वी यहाँ पर और आई यहाँ पे, आई ऑन द एक्स एक्सिस, वी ऑन द वाई एक्सिस। अब कैसा रिलेशन था इनके बीच में, वी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहीं से हमने रिलेशन निकाला था ना, V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट उसी रेशियो में बढ़ता जाता है। अगर वोल्टेज 2 गुना, करंट 2 गुना, वोल्टेज 3 गुना, करंट 3 गुना। तो इसका अगर आप ग्राफ ट्रेस करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी अ लीनियर लाइन, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, इट्स अ लीनियर ग्राफ, लीनियर रिलेशन है तो ये लीनियर ग्राफ बनता है। अब यहाँ पर एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जाता है आपसे कि स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ हमको क्या देता है, ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ हमें क्या देता है? स्लोप के लिए जब भी कभी भी आपसे स्लोप पूछा जाए, हमेशा याद रखिएगा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, बस सबसे बढ़िया आपको यही याद रखना है, कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस क्या होता है। तो देखिए y एक्सिस पे बेटा क्या है, y एक्सिस पे वोल्टेज है, हमने v रख दिया, डिवाइडेड बाई x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे करंट है, हमने i रख दिया। v अपॉन i मिला ना हमको, यानी कि स्लोप क्या है, स्लोप v अपॉन आई है। और इस रिलेशन से अगर आप देखेंगे तो v अपॉन आई कितना होता है, v अपॉन आई r होता है। तो यहां से यानी कि मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू कितना होगा, r होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसी क्वेश्चन को अगर फ्लिप कर देते हैं, इसी को थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए कि v को अगर हम चेंज कर दें, v को यहां से हटा दें, i को यहां से हटा दें, और हम यहां पे क्या कर दें, इसको i कर दें, इसको v कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, स्लोप अभी भी वही रहेगा। स्लोप मैंने कहा ना, स्लोप इज y अपॉन x। ठीक है, स्लोप y अपॉन x रहेगा। तो अब की बार ये v अपॉन आई ना करके आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अब की बार हम क्या करेंगे, y की जगह पे क्या है, y की जगह पे i है, i रख देते हैं, डिवाइडेड बाई x की जगह पे क्या है, v है, x एक्सिस में v है तो हमने v रख दिया, वोल्टेज रख दिया। तो अब देखिए v अपॉन आई इक्वल्स टू कितना होता था, r होता था। इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर ले तो क्या होगा, i अपॉन v विल बी इक्वल टू 1 अपॉन r होगा। यानी कि स्लोप ऑफ vi कर्व क्या देता था, vi कर्व हमको देता था r, लेकिन अब यहाँ पे ये vi कर्व नहीं, अब ये क्या बन गया, अब ये iv कर्व या iv ग्राफ बन गया। तो इट विल बी i अपॉन v, और ये कितना होता है 1 अपॉन r। ठीक है, इस 1 अपॉन r को हम कहते हैं g, और ये g हमारा कहलाता है क्या, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा, थोड़ा सा विचित्र है, इसकी यूनिट होती है मो। जैसे कि ओम पढ़ रहे थे ना, रेजिस्टेंस की क्या थी, ओम थी, तो ये 1 अपॉन आर है, तो इसको इधर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एम फिर एच फिर ओ, तो ये बन जाती है मो। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सीमेंस। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीमेंस। ठीक है, ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा आई गेस। चलते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो की लेंथ भी ना बढ़े और आप जल्दी से समझ जाएं। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी हुई थी, रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद वेरियस पैरामीटर्स। तो यहां पर हम एक वायर ले लेते हैं, इस तरीके का वायर हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ये आपको पता है। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का वायर है तो जैसे सिलेंडर की हाइट होती थी, इसकी लेंथ होगी, सिलेंडर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती थी, इसकी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी। लेट्स से हमने उसको ए मार्क कर दिया, और ये वायर किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा ना, या तो आयरन का होगा, या कॉपर का होगा, या सिल्वर का होगा, या गोल्ड का होगा, किसी का तो बना होगा। तो जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया रो, यानी कि ये क्या है, ये हमारा है मटेरियल कांस्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये मटेरियल कांस्टेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रो। और अभी आपको पता चलेगा, जब हम फॉर्मूला लिख लेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि इसी रो को हम क्या कहते हैं, इसी रो को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, हालांकि जब मैंने क्लास ली थी तो बताया था मैंने कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, या इसी का एक और नाम क्या हो जाता है, इसी का एक और नाम हो जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका एक नाम हो जाता है रेजिस्टिविटी। अब ये होता क्या है, देखिए ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि जो भी ये वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम दोनों को कंबाइन करके लिख दे तो क्या मिलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वालिटी आती है, साथ में कांस्टेंट आता है। कौन सा कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, जिसका ये वायर बना हुआ है। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो आपका मैंने अभी बताया आपको क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो कि हर मटेरियल के अलग अलग होगी। सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी। ठीक है, इस तरीके से हर मटेरियल की अलग अलग होगी। ठीक, तो ये आपका हो गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये आपका फॉर्मूला है। और रो की यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या यूनिट होती है, ओम मीटर। ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछी जाती हैं, हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाए आपसे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं जल्दी से, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आई गेस आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन करते हैं। कभी हमको ऐसे जरूरत होती है कि हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, या कभी ऐसी जरूरत होती है दो तीन रेजिस्टेंस को मिलाकर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो उस केस के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, कि हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। तो दो तरीके से हम कंबाइन करते हैं, एक हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज में, और एक करते हैं पैरेलल में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, जल्दी से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, ऐसे बैक टू बैक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं। ये मान लीजिए आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। कहीं ना कहीं इन्हें हम क्या करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, V बैटरी लगा दी। इस बैटरी की वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम रेजिस्टेंसेस को बैक टू बैक नहीं कराते हैं, पैरेलल में हम रेजिस्टेंसेस को वन अबव अनदर इस तरीके का एक लैडर स्ट्रक्चर टाइप का बना करके लगाते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, बैटरी दे देंगे। ठीक है, और ये हमने बैटरी दे दी V वोल्टेज, ये वैल्यू इसकी हो गई R1, लेट्स से दिस इज R2 एंड दिस इज आवर R3। यहाँ पे भी हमने करंट इसको पास कर दिया I। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में देखिए यहां से जो करंट आई जा रहा है, यही आपका R1 से भी पास होगा, यही आपका R2 से भी पास होगा, और यही आपका R3 से भी पास होगा। इसी तरीके से अगर यहां पर आप I की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, I यहां तक तो आएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होता था, I तीन पार्ट में अलग अलग बढ़ जाता था। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि सीरीज में हमारा करंट क्या रहेगा, सेम करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट, सो करंट विल रिमेन कांस्टेंट। जबकि पैरेलल में करंट आपका डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सबके अक्रॉस वही अपीयर होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, ये आपको याद रखना, वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर इनका हम एक्सप्रेशन देखें, आप डिटेल में कैसे आया एक्सप्रेशन वो आप वीडियो से देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया था। बाकी मैं फाइनल यहां पर लिख दे रहा हूं। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर और होंगे रेजिस्टेंस तो और आप ऐड कर सकते हैं, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इंडिविजुअली जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो इक्विवेलेंट जो हमको मिलता है वो उससे भी ज्यादा होता है, मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू मिलती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, सीरीज में वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर के मिलता है। जबकि पैरेलल में अगर कहें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमको लेस मिलता है, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू होगी इंडिविजुअली R1 R2 R3 में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे भी कम वैल्यू हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मिलती है। तो ये आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बता देता हूं आपको, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको बहुत समझने में आसानी मिलेगी। करंट और वोल्टेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन वो तो आपने पढ़ा है, ओम्स लॉ है, मैथमेटिकल रिलेशन। लेकिन अगर एक टेक्निकलिटी टर्म में हम बात करें तो करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन कॉज इफेक्ट के टर्म में भी हम बता सकते हैं कि वोल्टेज इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। वोल्टेज की वजह से करंट आता है। जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जब आप बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तभी आपको करंट मिलेगा। तो बैटरी लगाने का मतलब क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग द वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज कॉज हो गया, और करंट क्या हो गया, करंट उसका इफेक्ट हो गया, उसकी वजह से वो आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
तो इतना हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी थी किसकी, पावर की। पावर क्या होता है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। पावर की, पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल में आपने पढ़ा रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां पे हो जाता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला विल बी P इक्वल्स टू W अपॉन T। ओके, W अपॉन T। अब इसकी कुछ डेरिवेशन से जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने देखा था, क्या मैंने लिखा था, मैंने लिखा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। सो अगर यहां से आप देखें तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था क्या, भी I इज इक्वल्स टू Q बाई T, यही तो बताया था मैंने। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, IT हो गया। तो ये जो Q की वैल्यू है IT, ये उठाकर हम यहां रख सकते हैं। तो यहां से हमको W कितना मिल जाएगा, W हमको मिल जाएगा VIT। ठीक है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, W की जगह पे आप रख दीजिए VIT डिवाइडेड बाई T। तो T से T कैंसिल, यानी कि पावर हमारा क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ गया हमारा VI। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया पावर का। अब अगर V इक्वल्स टू, हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, IR होता है, और IR हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V की जगह पे हमने रख दिया IR, आगे I चल ही रहा है, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P आपका हो जाएगा I स्क्वायर R। तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया किसके, करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, P इज इक्वल्स टू VI है फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें VI के रिलेशन में बना लिया, IR का बना लिया, अब हमको किसका चाहिए होगा, V और R के बीच में, तो V हमने ऐसे ही रख दिया। I इक्वल्स टू कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I आपका V अपॉन R हो जाएगा। तो I की जगह पे हम क्या रख देते हैं, V अपॉन R रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया पावर का। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो पावर के हैं, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और ये है V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल्स टू W अपॉन T। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे। ज्यादा नहीं तो कम से कम ये वाले तो आपको याद रखने ही रखने हैं, इतने तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये आपका पावर है, इसमें और ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, यूनिट का नाम याद रखना है बस, खाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, और यहाँ पे तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, और मैं अभी क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितना वर्क हम कर पाएंगे उतना ही वर्क कर पाएंगे जितनी हमारे पास एनर्जी होगी। यानी वर्क और एनर्जी क्या चल रहा है, हैंड टू हैंड चल रहा है, जितनी एनर्जी उतना वर्क, जितनी एनर्जी उतना वर्क। ठीक है, तो W की जगह पे आप क्या कर सकते हो, W की जगह पे आप E लिख सकते हो, तो E बाई T विल बी इक्वल टू P। यहां से E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से E आपका हो जाएगा P इंटू T। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला